चलिए, तो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप इक्वेशन ऑफ प्लेन पढ़ रहे थे। इक्वेशन ऑफ प्लेन का आपने जनरल इक्वेशन पढ़ा और साथ में उसका वेक्टर फॉर्म इक्वेशन ऑफ प्लेन का r डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू d। फिर आपने उसका नॉर्मल फॉर्म पढ़ा। नॉर्मल फॉर्म को हमने 2 डायमेंशनल फॉर्म से कंपेयर करके बताया था। फिर इक्वेशन ऑफ प्लेन 3 इंटरसेप्ट फॉर्म आपने पढ़ा, जो कि x अपॉन a, y अपॉन b और z अपॉन c इक्वल्स टू 1 है। और साथ में उसी का नॉर्मल फॉर्म बनाया था लास्ट में, lx प्लस my प्लस nz इक्वल्स टू p। p प्लेन पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन। तो उसी सीक्वेंस में सम मोर पर्टिकुलर केसेस ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन आज अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन इन पर्टिकुलर केसेस। कुछ पर्टिकुलर केस हमने और लेने हैं। तो सबसे पहला तो हमने यहाँ पर पर्टिकुलर केस लिया। आप जानते हो प्लेन का जनरल इक्वेशन, दो चीजें ये आप हमेशा याद रखें। एक तो जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन हम ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0, ये आपका जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन है। और यहाँ पर ABC डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू दी प्लेन है। और साथ में प्लेन का 3 इंटरसेप्ट फॉर्म x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल्स टू 1, ये प्लेन का 3 इंटरसेप्ट फॉर्म। इन बातों का हम ध्यान रखेंगे आगे जो हम प्लेन के इक्वेशंस पढ़ रहे हैं उसमें ये बातें हेल्प करेंगी। तो अब सबसे पहला पॉइंट ये है यहाँ पर कि हियर वी हैव टू राइट इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन, जो आपको कल भी बता दिया था। तो सबसे पहला पर्टिकुलर केस में इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through origin is given by the equation। अब यदि ये प्लेन आपका ओरिजिन से पास होगा तो इस प्लेन में कभी कांस्टेंट टर्म नहीं आती, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो इस प्लेन को ओरिजिन से पास करा दो तो d का वैल्यू 0 आ जाएगा। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऑलवेज वी टेक ax प्लस by प्लस cz इक्वल्स टू 0। कोई भी कर्व 2D में आपने पढ़ा था, कोई भी कर्व यदि ओरिजिन से पास होता है तो उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं आती। ऐसे ही प्लेन का इक्वेशन में भी ओरिजिन से पास हो रहा है प्लेन तो कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा। तो ax प्लस by प्लस cz इक्वल्स टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन। दूसरी बात अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन्स। या फिर इसको इसी बात को पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन्स और परपेंडिकुलर टू कोऑर्डिनेट एक्सिस बोल सकते हैं। प्लेन यदि किसी कोऑर्डिनेट प्लेन के पैरेलल है तो वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, बची हुई कोऑर्डिनेट एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा। कोऑर्डिनेट प्लेन का मतलब है, जैसे आपने जो 3D डायग्राम सबसे पहले दिन बनाया था उसमें 3 प्लेन बनाए थे, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन। जो कोऑर्डिनेट एक्सिस से मिलके प्लेन बनेगा उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट प्लेन।
तो एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन ये कहलाएंगे आपके कोऑर्डिनेट प्लेन। अब यदि कोई प्लेन एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है तो फिर वो जेड एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा। इफ अ प्लेन इज पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन तो उसी बात को आप ये बोल सकते हैं कि इट इज परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस। सो पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन और परपेंडिकुलर टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो लिख लेते हैं यहाँ पर। अब यदि कोई प्लेन एक्स वाई प्लेन के पैरेलल हो गया, यदि प्लेन इज पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन या फिर वाई जेड प्लेन, तीन इक्वेशन हम यहाँ पर लिख रहे हैं, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? तो देखें, इसमें पहली बात लिखें, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। यहाँ पर अपन एक्स वाई को एक्स ओ वाई लिख लेते हैं, है ना, ओ फॉर ओरिजिन, ताकि ये कोऑर्डिनेट, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ओरिजिन से ज्वाइन होगा जो प्लेन बनेगा उसको अपन एक्स वाई प्लेन या एक्स ओ वाई प्लेन बोल सकते हैं। तो पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन भी लिख सकते हैं या एक्स ओ वाई प्लेन भी लिख सकते हैं। So equation of plane parallel to XOY plane और perpendicular to Z axis, बताइए कितना आएगा? XOY plane या फिर perpendicular to Z axis? Z axis पे perpendicular हो या फिर XY plane के parallel हो, कोई भी प्लेन जो XY plane के parallel होगा उसका इक्वेशन क्या होगा? XY प्लेन के पैरेलल प्लेन की इक्वेशन कोई बता सकता है आप में से? इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू XY प्लेन या परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस? देखिए, ये आपने जो थ्री इंटरसेप्ट फॉर्म लिखा है ये आपको बताया कि बहुत सारी चीजें याद रखने में आपको बड़ी हेल्प करेगा। ये थ्री इंटरसेप्ट का मतलब है एक्स वाई और जेड एक्सिस पे ए बी सी इंटरसेप्ट इंटरसेक्ट करता है। अब यदि कोई प्लेन एक्स वाई प्लेन के पैरेलल हो गया, तो एक्स वाई प्लेन पे पैरेलल होने का मतलब है कि वो एक्स और वाई इन दोनों एक्सिस को, एक्स वाई प्लेन जो है एक्स और वाई इन दोनों एक्सिस को इनफाइनाइट पे जाके इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि उसके पैरेलल हो गया। इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, या फिर अपन इस बात को ऐसा बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट पे जाके इंटरसेक्ट करेगा। मतलब व्हेन अ प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, देन इट्स लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट एंड इट्स लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट, मतलब स्मॉल ए और स्मॉल बी का वैल्यू बिकम्स जीरो, और स्मॉल ए स्मॉल बी बिकम्स जीरो, small a and small b becomes infinity, then overall quantity becomes zero। तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे, और जब ये दोनों जीरो हो जाएंगे तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सी। तो इसका इक्वेशन होता है जेड इज इक्वल्स टू सी। क्योंकि ये तो आप जानते हो कि एक्स वाई प्लेन के पैरेलल प्लेन, एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन होता है जेड बराबर जीरो। तो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल प्लेन की जो इक्वेशन होगी वो जेड बराबर कोई कांस्टेंट होगी। तो सी हियर इज एनी कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट। व्हेन यू पुट जेड बराबर जीरो तो ये एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन बन जाता है। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन जेड बराबर सी इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, या फिर इसको बोल सकते हैं परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस। एंड इन द सिमिलर वे वी कैन राइट बाकी दो, सो वो अब आपके लिए इजी है। इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू वाई ओ जेड प्लेन, या फिर आप इसको लिख सकते हैं और इट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। इसका इक्वेशन होगा एक्स बराबर ए। और एट द लास्ट इक्वेशन ऑफ प्लेन
जेड ओ एक्स प्लेन और परपेंडिकुलर टू y एक्सिस इज y बराबर b। तो ये देख लीजिए, इतनी बात में आपको कोई डाउट है तो पूछे। ये हो गया इक्वेशन ऑफ प्लेन जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है, या फिर कोऑर्डिनेट एक्सिस के परपेंडिकुलर है, या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन के पैरेलल प्लेन्स की इक्वेशन। चलिए, अच्छी बात है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो now moving on to the next thing, equation of plane perpendicular to coordinate plane और parallel to coordinate axis। अब उल्टा कर दीजिए बस, यहाँ पर परपेंडिकुलर और यहाँ पर पैरेलल कर लीजिए। हेडिंग सेम है, केवल इंटरचेंज कर दिया, पैरेलल की जगह परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की जगह पैरेलल। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन perpendicular to coordinate planes और parallel to coordinate axis। ये आपका नेक्स्ट हेडिंग है। अब देखिए, अब इक्वेशन क्या होगा। अब आपको कोई ऐसा प्लेन निकालना है जो कि एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है, या फिर उसको अपन बोल सकते हैं कि वो जेड एक्सिस के पैरेलल है। यहाँ पर आपने परपेंडिकुलर और यहाँ पर पैरेलल वर्ड डालना है, बिल्कुल सेम कॉपी कर रहे हैं आप। तो पहला पॉइंट यहाँ पर ये है, इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू एक्स ओ वाई प्लेन या फिर पैरेलल टू जेड एक्सिस इज गिवन बाय द इक्वेशन। अब देखिए इक्वेशन क्या होगा। अब मान लो कोई प्लेन जेड एक्सिस के पैरेलल हो गया, तो जब जेड एक्सिस के पैरेलल होगा तो जेड एक्सिस पे उसका इंटरसेप्ट का लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब ये सी की वैल्यू इनफाइनाइट आएगी। सी को इनफाइनाइट डालोगे तो टोटल टर्म जीरो आ जाएगा, तब ये आपको एक्स और वाई में एक इक्वेशन मिलती है। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इट इज गिवन बाय ए एक्स, ये ऊपर वाला पोर्शन, प्लस बी वाई प्लस डी इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन, या फिर इसी को बोल सकते हैं पैरेलल टू जेड एक्सिस। इट इज गिवन बाय ax plus by plus d equals to 0। तो x और y के लिए ये हो जाएगा, बाकी दो अब हम इसके बाद लिख रहे हैं। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। मूविंग ऑन टू दी बाकी रिमेनिंग टू, इसके दो पार्ट और हैं, और सब आप इन दो इक्वेशन से याद रख सकते हैं, तो इनको इंपॉर्टेंटली याद रखिए। तो जो अगली बात है आपकी, सेकंड पॉइंट इसी थर्ड का, इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू वाई ओ जेड प्लेन या फिर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और जब एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा प्लेन, तो उसका एक्स इंटरसेप्ट 0 हो जाएगा, मतलब ये वाई और जेड में इक्वेशन आपको मिलेगी। जैसे एक्स वाई प्लेन में एक्स वाई के टर्म में इक्वेशन मिलती थी, वाई जेड प्लेन के केस में वाई जेड के टर्म्स में इक्वेशन मिलेगा। तो वो हो जाएगा आपका बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0, एंड एट द लास्ट
थर्ड पॉइंट, इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू ZOX plane or parallel to y-axis is given by AX CZ D equals to 0. तो जितनी पॉसिबिलिटीज हैं वो आपको सारी लिखा दी। इसके पहले आप XY YZ ZX प्लेन का इक्वेशन पढ़ चुके हो। अब या तो आपको XY प्लेन के पैरेलल पूछ सकते हैं प्लेन, या XY प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन पूछ सकते हैं। तो ये सारी सिचुएशन जो पॉसिबल हैं वो हमने यहाँ पर लिखी हैं। सर एक बार XY प्लेन पे परपेंडिकुलर वाला सिचुएशन एक बार डायग्राम में बताना। ये डायग्राम देखो 3D में तो आपका बनेगा नहीं। जैसे जिस रूम में आप बैठे हो वो रूम में जो आपकी जो दो वॉल हैं, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव वॉल ले लो, ठीक है, वो दो वॉल को यदि आप एक्स एक्सिस और वाई एक्स मतलब एक्स प्लेन कंसीडर करोगे, जो तीन लाइनें हैं आपकी, मैं उसमें आपको दिखाऊं कैसे। रूम में जब आप कंसीडर करोगे, ठीक है, तो ये आपकी तीन वॉल आएंगी, तो उसमें तीनों एक्सेस, एक कोई कॉर्नर देखो रूम का कोई कॉर्नर देखोगे तो तीन लाइनें वहां पर आपको दिख रही हैं, ठीक है। कॉर्नर से तीन लाइनें देखोगे, फ्लोर पे दो लाइनें और एक ऊपर जा रही है, हाइट बना रही है। वो जो हाइट बना रही है वो जेड एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। कोई भी दो लाइनों को, एक को एक्स एक्सिस और एक को वाई एक्सिस ले लो, ठीक। अब जो हाइट बनाया जेड एक्सिस और जो ये लाइन यहाँ पर आई एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस से मान लो आपका ये सामने वाला वॉल जो बन गया, ये आपका बन गया एक्स जेड प्लेन। अब आप एक्स जेड प्लेन में कोई भी पॉइंट लिखोगे तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो एक्स जेड प्लेन की इक्वेशन y बराबर 0 होती है। अब यदि एक्स जेड प्लेन के पैरेलल कोई प्लेन लेनी है तो एक्स जेड प्लेन के पैरेलल ये प्लेन आएगा। तो अब वो डिपेंड करेगा कि एक्स जेड प्लेन से कितनी डिस्टेंस पे है। मान लो ये एक्स जेड प्लेन से स्मॉल ए डिस्टेंस पर है, तो एक्स जेड प्लेन का इक्वेशन y बराबर 0, तो एक्स जेड प्लेन के पैरेलल किसी प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y बराबर a हो जाएगा। अब स्मॉल a जैसे हमने यहाँ पर लिखा है कि z बराबर c, ठीक है। सो ये जो z बराबर c है, ये z बराबर c, z किसकी इक्वेशन होती है, z बराबर 0 xy प्लेन का इक्वेशन होता है। अब xy प्लेन के पैरेलल कोई प्लेन लेनी है आपने, तो z बराबर c लेंगे। तो c क्या होगा, c वो पैरेलल प्लेन और xy प्लेन के बीच का डिस्टेंस होगा। अभी समझ में आया? हाँ सर। तो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज। ये देखिए ये एक्स वाई प्लेन हो गया, और ये जो एक्स वाई प्लेन है, ये आपकी जो बची हुई है जेड एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मान लो ये आपने एक्स एक्सिस ले लिया, ये वाई एक्सिस ले लिया, ये आपके रूम का कॉर्नर है, यहाँ पर दो एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई और ये एक्स एक्सिस हो गई। अब यदि आप इस पे परपेंडिकुलर बनाओगे जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस यहाँ से जाएगा सामने, यहाँ से होगा जेड एक्सिस सामने। तो ये जो एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन है, ये जेड बराबर 0 है। एक्स वाई प्लेन के पैरेलल कोई प्लेन का इक्वेशन जेड बराबर सी आएगा। अब ये जो जेड बराबर सी है, ये आपका जेड एक्सिस पे हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो सी को आप जैसे जैसे चेंज करोगे, तो देयरफॉर जेड बराबर C1, जेड बराबर C2, जेड बराबर C3, जेड बराबर C4, जेड बराबर C5, जेड बराबर C6, they all are parallel to xy plane and they all are perpendicular to z axis। तो वो लिखा हुआ। तो इक्वेशन आपने लर्न करने, और नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सिचुएशन। 2D आपको बार बार बोला है, जितना आप 2D की बातें याद रखेंगे उतना आपको यहाँ पर हेल्प करेगा। अब जो मैं इक्वेशन आपको यहाँ पर लिखा रहा हूँ वो 2D में भी आपने पढ़ा है, 3D में भी पूछा जाता है। तो नेक्स्ट हेडिंग है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। Equation of plane
passing through intersection of two planes. टू डी में भी आप ऐसी हेडिंग पढ़ते थे, वहां पर आप लिखते थे इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। तो 2D में आप ये बनाते थे, ये L1 है और ये L2 है, 2D के लिए बता रहा हूं। तो L1 L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इनफाइनाइटली मेनी लाइंस पास हो सकते हैं। ये इतने सारे लाइंस हैं, ये सारे के सारे L1 L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होते हैं, फैमिली ऑफ लाइन बनता है। तो ये फैमिली ऑफ लाइन का इक्वेशन ऑफ L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0 देते थे। और ये लैम्डा निकालने के लिए क्वेश्चन में आपको एडिशनल कंडीशन देते थे। बिल्कुल यही चीज उठ के 3D में लिखना है आपने। तो लाइन की जगह पे बस प्लेन वर्ड आ गया है, बाकी हेडिंग बिल्कुल सेम है। सो यहाँ पर हम लिख रहे हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through line of intersection of planes पहले प्लेन को हमने P1 नाम दे दिया और वो हमने ले लिया A1x B1 by C1z D1 बराबर 0 एंड दूसरे प्लेन का इक्वेशन ले लिया A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 बराबर 0। तो इज गिवन बाय, बिल्कुल ऐसा ही होता है, P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल्स टू 0। या इस बात को आप ऐसा भी लिख सकते हो, P1 मतलब पहले प्लेन का इक्वेशन A1x B1 बाय C1z प्लस D1 और लैम्डा टाइम्स ऑफ दूसरे प्लेन का इक्वेशन प्लस D2 बराबर 0, वेयर लैम्डा इज नॉन जीरो स्केलर and its value is obtained by additional condition and this condition is given in the question. So बिल्कुल सेम थिंग 2D में भी 3D में भी ये लैम्डा निकालने के लिए आपको एडिशनल कंडीशन देंगे, P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल्स टू 0 होता है। ये इंपॉर्टेंट थिंग है। तो 2D में और 3D में फर्क ये है कि 2D में ये जो सारी लाइंस ब्लैक कलर से बनी हुई हैं, ये सारे हम इनको बोलते थे, ये L1 L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही हैं, जबकि प्लेन में ये P1 P2 इन दोनों प्लेन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से नहीं, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से, ये वर्ड यहाँ पर जो है इसको आप अंडरलाइन करिएगा, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन के इक्वेशन है। क्योंकि जब आप 2D में बात करते हैं तो 2D में दो लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, लेकिन जब आप 3D में बात करेंगे, जैसे मैं इस रूम में खड़े होकर बात कर रहा हूँ और मैंने ये दो प्लेन लिए, एक प्लेन ये एक प्लेन ये, तो जब ये दो प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो इनका इंटरसेक्शन ये लाइन बनाता है, ये वाली लाइन जहां पर ये दोनों प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा समझ सकते हैं, ये कॉपी है, ये दो प्लेन है, एक प्लेन आपका ये है और एक प्लेन ये है। ठीक, तो ये दो प्लेन जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये हो गया इनका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन, दिस इज इट्स लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। अब इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से आप बहुत सारे प्लेन पास करा सकते हो। जैसे मैं इस कॉपी का फ्रंट और लास्ट पेज ले लेता हूँ, ये आपके कवर पेज है, ये दो प्लेन है, ये प्लेन हो गया, कवर पेज है,
और ये लास्ट पेज हो गया। अब इसमें जितने सारे ये पेजेस हैं, ये सारे के सारे इसके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहे हैं, ठीक है। सो ये बिल्कुल वैसी बात है। सो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी प्लेन which are passing through the line of intersection of plane and मतलब family of plane मिलेगा। तो ये सारे family of plane की इक्वेशन को P1 प्लस लैम्डा P2 से डिनोट करेंगे। और ये लैम्डा निकालने के लिए क्वेश्चन में आपको एक एडिशनल कंडीशन देते हैं। किस तरीके से आप इस थ्योरी को यूटिलाइज करेंगे क्वेश्चन में, तो वो अभी हम देख रहे हैं। बट पहले हम इसका एक वेक्टर फॉर्म भी लिखेंगे। तो ये 2D फॉर्म, ये 3D फॉर्म है, और अब इस 3D का ही वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और अपन इसका वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं। तो वो ये है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन्स passing through line of intersection of planes तो पहला प्लेन का इक्वेशन हमने ले लिया, r डॉट n1 इज इक्वल्स टू d1, एंड दूसरी प्लेन की इक्वेशन ले ली, r डॉट n2 इज इक्वल्स टू d2 इज गिवन बाय, तो क्या हो जाएगा, दूसरे प्लेन को लैम्डा से मल्टीप्लाई करके पहले प्लेन में ऐड करना है। तो देखिए कैसा दिखेगा ये, r डॉट n1 plus lambda times of n2 is equals to d1 plus lambda times of d2। और उसके बाद आपने ये वही लिखना है, वेयर लैम्डा इज नॉन जीरो स्केलर and whose value is obtained by additional condition given in the question। ये पूरी लाइन कंटिन्यू कर लेना। ये है बिल्कुल सेम थिंग है, क्योंकि आप जानते हो प्लेन का वेक्टर फॉर्म ये होता है। तो दूसरे फॉर्म में लैम्डा से मल्टीप्लाई करना है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, दूसरे प्लेन को लैम्डा से मल्टीप्लाई करके पहले प्लेन में ऐड कर देना। तो ये हमने लिख दिया। तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड प्लेन। तो ये आपका कंप्लीट थ्योरी है इक्वेशन ऑफ प्लेन का, जो कि पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, और इसका यूटिलाइजेशन अपन एक थ्योरी एक क्वेश्चन में देख रहे हैं ताकि आप इसको यूटिलाइज कर पाए। इतनी बात में आपके मन में कोई सवाल, प्रश्न है, क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए उसको। सर बोलिए। हम P1 P2 को इंटरचेंज कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। चलिए देखिए, तो एक क्वेश्चन आपको इस पर बेस डिस्कस कर रहे हैं अपन, ताकि इस थ्योरी को अपन यूटिलाइज कर पाए। क्वेश्चन ये है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन। इतनी बात तो आप लिख ही लें। इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through line of intersection of planes। अब जो पहला प्लेन आपको दिया है, इट इज
3x minus y minus 4z equals to 0. 3x minus y minus 4z equals to 0. And x plus 3y plus 6 equals to 0. X plus 3y plus 6 equals to 0. Whose distance from origin is 1? देखिए ये आपको क्वेश्चन है, तो ये जो whose distance from origin is 1, ये आपको एडिशनल कंडीशन दी है जिससे आपको लैम्डा का वैल्यू मिलेगा। बाकी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में तो आप ये जानते हैं कि जो तरीका है क्वेश्चन को करने का सॉल्व की रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन जो है इट इज पहला प्लेन का इक्वेशन, आप पहला प्लेन कोई भी ले सकते हो दोनों में से, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ दूसरा प्लेन का इक्वेशन, ये अपनी रिक्वायर्ड प्लेन है। और मेरे को अब किसी तरीके से लैम्डा मिल जाए तो मैं इसका आंसर, फाइनल आंसर बता सकता हूँ। तो पहले तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ प्लेन में ला लें, एक्स वाले दोनों टर्म साथ में ले लेते हैं तो 3 प्लस लैम्डा एक्स, वाई वाले दोनों टर्म साथ में लेंगे तो 3 लैम्डा माइनस 1 वाई, जेड वाला टर्म है माइनस का 4z और प्लस का 6 लैम्डा इक्वल टू 0। ये अपना प्लेन आ गया। अब इसमें मेरे को लैम्डा भर चाहिए, सो वी गेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो अब आप ये जानते हैं कि आपको ये कंडीशन दी है, इस प्लेन पे ओरिजिन से ड्रॉ परपेंडिकुलर का लेंथ 1 दिया है, और आप जानते हो ओरिजिन से ड्रॉ परपेंडिकुलर का लेंथ 1 का मतलब है जो आपने प्लेन का नॉर्मल फॉर्म पढ़ा है वो नॉर्मल फॉर्म में p की वैल्यू 1 दी है। तो आपको इसको इसके नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, या फिर मैं आपको लेंथ का फॉर्मूला यहाँ पे बता देता हूँ। वो लेंथ का फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं और आगे चल के वो मैं आपको लिखा दूंगा। यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी आप उसको 2D में जानते हैं। 2D में किसी पॉइंट से लाइन पे ड्रॉ परपेंडिकुलर की लेंथ का फॉर्मूला आप जानते हो। ये लाइन पॉइंट लिया और पॉइंट से यदि आप लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और लाइन की इक्वेशन ax प्लस by प्लस c है, 2D की बात कर रहे हैं। तो ये जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है pm, इसके लिए फॉर्मूला आप लिखते थे पॉइंट से लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कराने का ax1 by1 प्लस c डिवाइडेड बाय रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये 2D में फॉर्मूला होता है, और बिल्कुल ये सेम फॉर्मूला 3D में होता है, बस 3D में इस लाइन की जगह पर प्लेन की इक्वेशन आ जाती है, पॉइंट तो वही रहेगा। तो 3D में क्या हो जाएगा, ये ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इतना सा फर्क है, तो वो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। तो सिंस वी गिवन दैट कि ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर की लेंथ ड्रॉ है वो आपको 1 दी, तो इस पे जब ओरिजिन से ड्रॉ परपेंडिकुलर का लेंथ निकालेंगे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये लेंथ हमको 1 दे रखी है और ओरिजिन से ड्रॉ परपेंडिकुलर का लेंथ क्या होता है, x की जगह 0 डालना है, y की जगह 0 डालना है, z की जगह 0 डालना है, क्योंकि ओरिजिन से डाला है, सेटिस्फाई करेंगे। केवल क्या बचा न्यूमरेटर में, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय इन तीनों की स्क्वायरिंग का सम, x के कोएफिशिएंट, y के कोएफिशिएंट और z के कोएफिशिएंट के स्क्वायरिंग का सम। तो 3 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, 6 लैम्डा स्क्वायर, सॉरी 4 z है तो 16 और इसका स्क्वायर रूट, ये लगा दिया फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है आपका, ये मैंने लगाया, एक्स वाई जेड तीनों के कोएफिशिएंट के स्क्वायरिंग के सम का स्क्वायर रूट लगाते हैं और इसको आप सॉल्व कर दीजिए, सो यू गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा
तो ये चीज मैं यहाँ पर ला रहा हूँ और स्क्वायरिंग कर दे रहा हूँ बोथ साइड। तो इसको ओपन करेंगे तो अगले स्टेप में ये आएगा 9 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा, ये आएगा 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 लैम्डा प्लस 16 इज इक्वल टू 36 लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा। नाउ 9 लैम्डा स्क्वायर ये 10 लैम्डा स्क्वायर हो जाएंगे, उसके बाद 6 लैम्डा कैंसिल हो जाते हैं, 26 हो गया इज इक्वल टू 36 लैम्डा स्क्वायर। 26 लैम्डा 26 से डिवाइड कर देना तो लैम्डा का वैल्यू प्लस माइनस 1 आ जाएगा। ये आती है लैम्डा की वैल्यू। ये एडिशनल कंडीशन से लैम्डा आ गया। एंड वंस वी गेट लैम्डा तो वो लैम्डा की वैल्यू आप यहाँ पे डाल दो। एक बार 1 डालोगे, एक बार -1 डालोगे तो आपको दो प्लेन के इक्वेशन मिल जाएंगे। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो लैम्डा का वैल्यू जैसे आप 1 ले लोगे तो ये हो जाएगा 4x, मतलब इसके दो आंसर आएंगे। एक तो आएगा 4x जब लैम्डा को 1 लेंगे, यहाँ पर लैम्डा को 1 डालेंगे तो 2y माइनस 4z, लैम्डा को 1 डालना है तो प्लस 6 इक्वल्स टू 0। 2 से डिवाइड कर देना तो 2x प्लस y माइनस 2z प्लस 3 equals to 0. When you put lambda equals to -1 तो it is 2x. लैम्डा को -1 डालेंगे तो -4y -4z -6 equals to 0. ये भी 2 से डिवाइड हो जाता है। ये दो आंसर आएंगे, -3 equals to 0। तो इस तरीके से अप्रोच करेंगे क्वेश्चंस को। स्क्रीनशॉट ले लें इसका, कोई डाउट हो उसमें नहीं समझा हो तो बताइए। सर बोलिए। सर जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन आई तो उसे हम नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये हाँ सर। 2D में लाइन के इक्वेशन को कैसे कन्वर्ट करते थे नॉर्मल फॉर्म में? याद है कुछ? नहीं है? चलो नो बता सर। बता दे रहा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये क्वेश्चन का अपन वो मेथड से भी सॉल्यूशन कर ले रहे हैं और उसमें नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्जन आपको बता दे रहा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, दो आएंगे। अब देखिए यहाँ पर एक जो इन्होंने बात पूछी है, ये आंसर को लिखा रख देते हैं, जो अपन अभी निकाल रहे हैं आंसर उससे मैच कर लेंगे। तो मैं प्लेन का इक्वेशन मान लो ये कंसीडर कर लेता हूँ, ax प्लस by, इसको आपने नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये कार्टेशियन फॉर्म कहलाता है इसका। इसको नॉर्मल फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये कांस्टेंट, ये 2D में भी ऐसे ही करते थे। कांस्टेंट टर्म को ट्रांसफर कर दीजिए और फिर चूंकि लेंथ राइट हैंड साइड में हम चूंकि लेंथ बना रहे हैं, क्योंकि जो P होता है वो ओरिजिन से डॉ परपेंडिकुलर का लेंथ होता है, तो मैं इसको ऐसा बना देता हूँ, इसको -ax -by -cz और d। और अब इन तीनों का स्क्वायरिंग करके ऐड करके रूट लेके डिवाइड कर देना तीनों से, मतलब बोथ साइड स्क्वायर रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इस क्वांटिटी से डिवाइड करना है।
ठीक है। अब चूंकि दोनों का स्क्वायर रूट, तीनों का स्क्वायरिंग करके स्क्वायर रूट निकालोगे तो दो साइन आते हैं प्लस माइनस। जब आप प्लस माइनस से यहाँ पे डिवाइड करोगे तो यहाँ भी दो साइन दे देगा, तो ये आपको आएगा प्लस माइनस ए अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स, बी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाई, और प्लस माइनस सी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड बराबर डी अपॉन रूट ओवर। ठीक है, ये है प्लेन की इक्वेशन। अभी क्या होता है इसमें, ये अब आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी बात क्या है। ये जो ए बी सी होते हैं ये प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, और अब मैंने इन डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन बना दिए, तो ये प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइंस हो गए। मतलब जो नॉर्मल वेक्टर था अब वो नॉर्मल यूनिट वेक्टर बन गया, और जब ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर बन जाता है तो फिर हम उसको नॉर्मल फॉर्म बोलने लगते हैं। तो ये नॉर्मल फॉर्म हो गया। मतलब अब आप इसको ए बी सी को यदि आप डायरेक्शन रेशियोज बोल रहे हो तो ये क्वांटिटी डायरेक्शन कोसाइंस हो गई। मतलब ये क्या बन गया, एल एम और एन। तो प्लेन का इक्वेशन क्या हो गया, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर पी। तो अब इस केस में ये जो आपको क्वांटिटी दिखेगी राइट हैंड साइड की, यही आपकी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन होगा। तो आप इस क्वेश्चन में भी वही बात किए हो बिल्कुल सेम, कि जब आपने ये प्लेन की इक्वेशन बनाई थी तो इसका कांस्टेंट टर्म कितना आया था, 6 लैम्डा। अब यदि 6 लैम्डा को इन तीनों का स्क्वायरिंग से सम करके ऐड करके रूट लेके डिवाइड कर दें तो ये पी का वैल्यू बन जाएगा। और जब आप इसको 1 से कंपेयर करोगे, क्योंकि क्वेश्चन में वो 1 दिया था, तो बिल्कुल सेम कैलकुलेशन हो जाए। समझ गया अभी संकेत? यस सर। तो ये तरीका है, 2D में 3D में दोनों जगह सेम होता है जब आपको इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। सर सर कोई प्लेन है कि जो तीनों कोऑर्डिनेट से इंटरसेक्ट हो रही है, तो उसको पता कैसे करेंगे कि वो प्लेन उससे इंटरसेक्ट हो रही है? ये तो बताता है एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी जेड अपॉन सी, वही तो होता है प्लेन, 3 इंटरसेक्ट फॉर्म। तो सर इस क्वेश्चन में जो अपने अपने अभी इक्वेशन निकाले, फिर उसको हम इंटरसेक्ट फॉर्म में कर सकते हैं क्या? हाँ निकाल सकते हैं। ये जो अभी इक्वेशन लिखा था, ठीक है, और उस हाँ सर। इक्वेशन में आप किसी भी प्लेन के लिए बता सकते हो। जैसे ये प्लेन का इक्वेशन मैंने लिया x प्लस वाई प्लस जेड, बहुत सिंपल सा ले लिया। मान लो ये प्लेन की इक्वेशन है। अब इसको आप दो साइड 6 से डिवाइड कर दो, तो अब इसका x इंटरसेप्ट का भी लेंथ 6 है, y इंटरसेप्ट का लेंथ भी 6 है, और z इंटरसेप्ट लेंथ का भी 6 है। तो ये तीनों एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, और तीनों एक्सिस से इसका डिस्टेंस 6 6 6 है। समझ गए? ओके सर। सर मतलब कि अगर कोई ओरिजिन से पास हो रहा होगा तो उसका इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं बनेगा ना? नहीं बनेगा। ओके सर। So moving on to the next theory. तो ये भी बात आप 2D में पढ़ते हो, वो यहाँ पे भी लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू गिवन प्लेन। किसी प्लेन की पैरेलल प्लेन की इक्वेशन आपने यदि लिखनी है तो कैसे लिखेंगे? तो दो प्लेन पैरेलल तब होंगे जब उनका जो नॉर्मल है वो दोनों का बिल्कुल सेम हो या फिर पैरेलल हो। कहने का मतलब, इक्वेशन ऑफ प्लेन
parallel to the plane ax plus by plus cz plus d equals to 0 is given by the equation ax plus by plus cz plus d1 equals to 0। तो जब भी किसी प्लेन की इक्वेशन में इतना पोर्शन आप सेम देखो तो हमेशा प्लेन पैरेलल होंगे, सेम हो या फिर प्रोपोर्शनल हो। मतलब मैं यदि इस पूरी क्वांटिटी को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दूं, लैम्डा ए, लैम्डा बी, लैम्डा सी, लैम्डा D1, तब भी ये इसके पैरेलल है। मैं म्यू से मल्टीप्लाई कर दूं, म्यू ए, म्यू बी, म्यू सी, म्यू D1, तभी भी ये इसके पैरेलल है। मतलब कहने का ये है कि x के कोएफिशिएंट का रेशियो, y के कोएफिशिएंट का रेशियो और z के कोएफिशिएंट का रेशियो बिल्कुल यदि सेम आता है, बराबर आता है, देन प्लेन आर सेड टू बी पैरेलल टू ईच अदर। तो जब भी इफ यू हैव टू राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हिच इज पैरेलल टू द गिवन प्लेन, और आप जानते हो किसी प्लेन के पैरेलल प्लेन बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे ये जो बोर्ड आपको दिख रहा है, ये बोर्ड के पैरेलल इनफाइनाइटली मेनी प्लेन्स हैं। So there are so many planes parallel to this plane. तो अब आपको कोई पर्टिकुलर प्लेन पूछा यदि जाए तो आपसे ये पूछा जाएगा, जैसे मान लो कि ये प्लेन के पैरेलल प्लेन बताओ और वो इस पॉइंट से पास होता हो, तो ऐसा एक ही प्लेन होगा जो इसके पैरेलल होगा और इस पॉइंट से पास भी होगा। तो ये हुई एडिशनल कंडीशन। ये एडिशनल कंडीशन से हम ये अपना D1 निकाल सकते हैं। तो ये D1 फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में आपको एडिशनल कंडीशन दिया जाता है। ठीक है, सो बस मेन थिंग ये है, किसी प्लेन के पैरेलल प्लेन की इक्वेशन जब आपने लिखनी है तो आपने केवल इतना पोर्शन सेम रखना है। चेंज जो हुआ है वो केवल कांस्टेंट चेंज हुआ है। डी की जगह D1 लिख दो तो वो उस प्लेन के पैरेलल प्लेन की इक्वेशन बन जाती है। इसी बात को यदि वेक्टर फॉर्म में आप देखेंगे तो वो ये है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू प्लेन R dot n equals to D is given by the equation, क्या हो जाएगा अभी, R dot n equals to D1। क्योंकि ये पोर्शन आपको बिल्कुल सेम रखना पड़ेगा। इन्हीं दोनों का जब प्रोडक्ट करते हो डॉट प्रोडक्ट तो ax प्लस by प्लस cz बनता है। तो केवल चेंज क्या हुआ, D से D1 हो गया। दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू द गिवन प्लेन। इतनी बात में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए, अच्छी बात है। नाउ नेक्स्ट। सर हाँ, जैसे हमको दो प्लेन की इक्वेशन से हमको चेक करना है कि वो पैरेलल है कि नहीं है, तो हमको D और D अपॉन D1 भी करना पड़ेगा। नहीं, D/D1 से कोई लेना देना नहीं है। केवल x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट और z के कोएफिशिएंट का रेशियो बिल्कुल सेम आना चाहिए। D में रेशियो कुछ भी बनता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो x y z के कोएफिशिएंट का रेशियो 1/2 1/2 1/2 आया और D के कोएफिशिएंट में रेशियो 1/3 आ गया, तभी भी प्लेन पैरेलल होंगे। मान लो x y z और कांस्टेंट सबके कोएफिशिएंट का रेशियो बिल्कुल सेम आ रहा है, मतलब x के कोएफिशिएंट का रेशियो 1/2, y का भी 1/2, z का भी 1/2 और कांस्टेंट का भी 1/2, तब तो प्लेन बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे। वो एक के ऊपर एक आ जाएगा, दोनों प्लेन एक ही प्लेन होंगे। ठीक है, ओके सर। 5वीं बात,
तो नेक्स्ट हमारा हेडिंग है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, किसी दिए गए पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं। यहां पर हम लिख रहे हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट a x1 y1 z1 is given by the equation ax minus x1 plus b y minus y1 plus c z minus z1 equals to 0, where a, b, c are direction ratios of normal to the plane। ठीक है, तो किसी पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन, तो जब भी आपको ये क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको ये भी फिक्स करके दिया जाएगा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल। क्योंकि मैं यदि एक पॉइंट बना दूं और आपसे पूछूं कि उससे कितने प्लेन पास हो सकते हैं, तो एक पॉइंट से पास होने वाले तो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी प्लेन्स। तो जब भी आपने किसी पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन का बेस क्वेश्चन आएगा तो आपको प्लेन का नॉर्मल फिक्स करके दिया जाएगा। तो यदि मैं प्लेन का नॉर्मल फिक्स कर दूं और एक पॉइंट भी फिक्स कर दूं तो आपको केवल एक और एक ऐसा प्लेन होगा जो कि दोनों कंडीशन को फुलफिल्ड करेगा, और वो इक्वेशन निकालने के लिए अपन ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब ये फॉर्मूला बना कैसे, तो बड़ा सिंपल सा है कि आपको जब प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो दिए जाएंगे तो आप जनरली प्लेन की इक्वेशन क्या मानते हो, लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज ax plus by plus cz plus d equals to 0। इक्वेशन 1 हो गया। अब सिंस दिस प्लेन पासेस थ्रू पॉइंट x1 y1 z1, इस पॉइंट से ये प्लेन पास हो रहा है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। ax1 by1 cz1 प्लस d बराबर 0। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड required equation of plane, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो वी गेट दिस इक्वेशन। और इस तरीके से ये प्लेन की इक्वेशन लिखी गई है। तो चूंकि दो बातें फिक्स करी जाती हैं, ए बी सी, और जिस पॉइंट से प्लेन पास हो रहा है, तो आपको कांस्टेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती है। तो कांस्टेंट आप निकालोगे कैसे, बिल्कुल वही चीज है कि जब ये हमने प्लेन का इक्वेशन माना, तो जब आपने ये प्लेन का इक्वेशन माना तो अब ये प्लेन किस पॉइंट से पास हो रहा है, x1 y1 z1 से। तो यहाँ पर मैंने x1 y1 z1 डाल दिया तो ये नंबर बन जाएंगे। तो यहाँ से आपको d की वैल्यू क्या मिलेगी, d की वैल्यू मिलेगी माइनस ex1 माइनस by1 माइनस cz1। वो d का वैल्यू यहाँ डालेंगे, माइनस ex1 माइनस by1 माइनस cz1। सो यू गेट दिस इक्वेशन। So this is the equation of plane passing through a given point, जो कि आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में। तो टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, कोई डाउट है तो पूछिए। सर वो जो ए बी सी जो नॉर्मल के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं जो नई प्लेन बन रही उसके हैं ना? नहीं नहीं, और क्या नहीं, जब ए x1 y1 z1 से पास हो रही जो एक ही प्लेन है और आपको ये डायरेक्शन रेशियोज जो हैं वो क्वेश्चन में दिए जाएंगे
कि find the equation of plane which is passes through the point 1, 2, 3 and whose direction ratios of normal is 3, 5, 7. तो आपने ए बी सी की जगह 3, 5, 7 डालना है और x1, y1, z1 की जगह 1, 2, 3 डालना है। खत्म, नई पुरानी का कोई सवाल नहीं है। समझ गया अभी? हाँ सर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखते हैं एक आध क्वेश्चन इस पर मिल जाएंगे तो आप उसको ट्राई करिए। एक क्वेश्चन लिखें, इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through 1, 2, 3 equation of plane passes through 1, 2, 3 and parallel to the plane two x plus 3y minus 4z equals to 0 is, वो प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? Which one is correct? ओके, करेक्ट हैं दोनों। संकेत तुक्कर नहीं, कल्पेश चौधरी चेक करें। ठीक है, योजित चेक करें, कल्पेश चौधरी करेक्ट है। ओके, कल्पेश चौधरी है, सॉरी योजित, ये भी रॉन्ग है, दोनों रॉन्ग हो गए। इतना पांचट सवाल है, क्या करते हो तुम लोग भी। फिर भी चेक करें, रॉन्ग आंसर है। बाप रे, क्या कर रहे हो तुम लोग, बिल्कुल है ना, पूरा नाक कटवा के रखोगे। देखो सॉल्यूशन इसका, इतना तो इजी सवाल है ये। एक तो आप क्रॉस चेकिंग से भी कर सकते थे, 1, 2, 3 से पास हो रहा है, तो इसमें से एक ही ऑप्शन है जो 1, 2, 3 से, क्योंकि इसमें x की जगह 1, 2 और 3 डालोगे तो ये 2 और ये 6 और ये 12 बनेगा, तो 18, 2, 20 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं आता।
इसमें डालोगे तो 2 और 6 8 -12 -4 बनता है, जबकि ये +4 है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होता। इसमें डालोगे तो ये 0 आता है और इसके पैरेलल भी है, आप देख रहे हो दोनों कंडीशन फुलफिल्ड होती हैं। बड़ा इजीली आप बता सकते हो थर्ड ऑप्शन। बाकी जो सॉल्यूशन करने का तरीका है वो ये होता है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू 2x plus 3y minus 4z equals to 0 is 2x plus 3y minus 4z plus d equals to 0। अब सिंस ये 1, 2, 3 से पास हो रहा है, तो यहाँ पे 1, 2, 3 डाल दीजिए, x की जगह 1 डालेंगे तो ये 2, 6 minus 12 d equals to 0। So this implies d का जो वैल्यू है 4 आता है, तो ये d का वैल्यू 4 यहाँ पे डाल दीजिए। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये सॉल्यूशन का तरीका है। 2x plus 3y minus 4z plus 4 equals to 0। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रैक्टिस करिए। कुछ और थ्योरी के साथ, कुछ और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लो, बंद कर रहा हूँ मैं।